माइक्रो एंड मैक्रो में क्या फ़र्क है, इन शॉर्ट हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। माइक्रो और मैक्रो में क्या फ़र्क है। माइक्रो स्मॉल कंस्टिट्यूएंट्स को लेता है। स्मॉल कंस्टिट्यूएंट्स मतलब दैट इज फॉर सिंगल यूनिट, सिंगल कंज्यूमर हो गया, सिंगल प्रोड्यूसर हो गया, ठीक, या सिंगल लोकेलिटी के लिए, मीन्स इंडिविजुअल लोकेलिटी के लिए जब हम बात करेंगे, लोकेलिटी या एक प्रोड्यूसर के लिए या एक कंज्यूमर के लिए, दैट इज़ व्हाट स्मॉल कंस्टिट्यूएंट्स जब हम कंसीडर करते हैं तो वो माइक्रो लेवल कहा जाता है। मैक्रो लेवल पे इकोनॉमी एज अ होल को कंसीडर किया जाता है। मीन्स यहाँ किसी एक इंडिविजुअल यूनिट को नहीं, एक इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमी एज अ होल का मतलब भी जैसे इकोनॉमी ऑफ अ फुल सिटी, फुल डिस्ट्रिक्ट और फुल कंट्री लाइक दिस, या होल वर्ल्ड इकोनॉमी लाइक दिस, हम इकोनॉमी एज अ होल को कंसीडर करते हैं। मीन्स यहाँ पे एक यूनिट नहीं होती है, मल्टीपल नंबर ऑफ यूनिट्स होती है और कई इंडिविजुअल यूनिट्स एक साथ जुड़ करके पूरे मैक्रो को कंस्टिट्यूट करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम एक और डिस्कस करें इसके लिए, लास्ट ईयर माइक्रो में एक टॉपिक था आपका डिमांड और सप्लाई भी आपने पढ़ा था। नाउ डिमांड एंड सप्लाई जो आपने पढ़ा पिछले साल वो क्या था, इन शॉर्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। डिमांड आप पढ़ते थे एक सिंगल कंज्यूमर के लिए। एक सिंगल कंज्यूमर क्या सोचता है कि अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो गुड्स की क्वांटिटी जो डिमांड करेगा वो कम करेगा। एक बहुत जनरल बिहेवियर है। मीन्स हम प्राइस और क्वांटिटी के बीच का रिलेशनशिप पढ़ रहे थे। एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे तो प्रोड्यूसर या एक सेलर क्या सोचता है कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा है तो वो कोशिश करेगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए। तो ये सप्लाई का लॉ चलता था, ये डिमांड का लॉ चलता था। ये इन्वर्स रिलेशनशिप क्रिएट करता था, उल्टी, कि प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी घट गई, प्राइस घटा क्वांटिटी बढ़ गई। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप लेके चलता था विद द प्राइस एंड क्वांटिटी। हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में चल रहे हैं, जिसको नहीं याद होगा आई थिंक वो भी ये समझ सके एटलीस्ट, कम से कम, ठीक है ना। सो ये जो रिलेशनशिप थी ये सिंगल कंज्यूमर या सिंगल प्रोड्यूसर या सिंगल सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही थी। अब हम जब मैक्रो की बात करते हैं तो हम मैक्रो में जो डील करते हैं हम एग्रीगेट डिमांड को डील कर रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। नाउ एग्रीगेट वर्ड का मतलब बहुत ही कॉमन इंग्लिश वर्ड है, ऐसा कोई टफ वर्ड नहीं है कि हमको ना पता हो। आई थिंक आपको पता होगा। एग्रीगेट का मतलब होता है एक्यूमुलेट करना। मीन्स सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को एक साथ जब जोड़ लें, सम अप कर लें तो एग्रीगेट बनता है। मीन्स इकोनॉमी एज अ होल में सम ऑफ डिमांड ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट, सम ऑफ डिमांड ऑफ ईच यूनिट इन द इकोनॉमी। जिस इकोनॉमी को आप स्टडी करने जा रहे हो, मतलब इकोनॉमी एक डिस्ट्रिक्ट की ले रहे हो, एक सिटी एज अ होल की ले रहे हो या एक कंट्री एज अ होल की ले रहे हो, तो जिस इकोनॉमी की आप बात करें उसमें जितने छोटे छोटे यूनिट्स हैं सारे की डिमांड को अगर आप ऐड कर दो तो दैट इज व्हाट नोन टू बी द एग्रीगेट डिमांड। क्लियर है ये चीज? हाँ सर। पॉइंट वाइज। सिमिलरली हाँ सर। एग्रीगेट सप्लाई मीन्स उस इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर हैं, जितने लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन सारे प्रोड्यूसर्स के जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, आउटपुट निकल रहे हैं, उन सारे आउटपुट्स को अगर हम ऐड अप कर लें तो दैट इज द टोटल एग्रीगेट सप्लाई इन द इकोनॉमी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो एक यूनिट को पढ़ता है, मैक्रो होल एज अ पढ़ता है, एज अ होल पढ़ता है। नाउ इसके कारण डिफरेंस कहाँ पे आया? बहुत बेसिक चीज़ है। जब हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं तो उसको हम प्राइस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मतलब जैसे यहाँ पे आपने एक इंडिविजुअल की डिमांड की बात की, आप ध्यान देना, एक इंडिविजुअल के लिए जब हम बात करेंगे तो जो डिमांड की हम बात कर रहे हैं वो डिमांड एक इंडिविजुअल की प्राइस, एक इंडिविजुअल क्वांटिटी की प्राइस और उस क्वांटिटी की डिमांड के ऊपर डिपेंड कर रही है। बट जब एज अ इकोनॉमी एज अ होल की हम बात करते हैं तो इकोनॉमी में जब हम डिमांड को कंसीडर कर रहे हैं तो वो डिमांड किसके रिस्पेक्ट में निकल करके आएगी? कोई आइडिया? क्या सर वापस बोलिए। हम बता रहे हैं जब एज ए इकोनॉमी एज अ होल की हम जब बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हर अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइजेस रहेंगी प्रोडक्ट की। हर कंज्यूमर अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा फॉर डिफरेंट यूनिट्स।
जैसे कन्फेक्शनरी आइटम्स जो होंगे उसकी डिमांड अलग तरीके से होगी, वेजिटेबल्स जो होंगे उसकी डिमांड अलग तरीके से होगी, क्लोथिंग्स होगी उसकी डिमांड अलग तरीके से होगी। बट इकोनॉमी में जब हम पढ़ रहे हैं तो सारे चीज़ की डिमांड को हम एक साथ पढ़ रहे हैं। सो ऑब्वियसली यहाँ किसकी प्राइस कंसीडर कर सकते हो, किसी एक यूनिट की प्राइस नहीं कंसीडर कर सकते। यहाँ डिमांड किस रिस्पेक्ट में चलेगी, डिमांड चलेगी इनकम के रिस्पेक्ट में। मीन्स हम यहाँ पे डिमांड को जो स्टडी करेंगे, ऑल टोटल डिमांड ऑफ द इकोनॉमी, टोटल डिमांड को स्टडी करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू इनकम इन द इकोनॉमी। कि अगर इनकम बढ़ेगी इकोनॉमी में, डिमांड बढ़ेगी। बहुत कॉमन लॉजिक है, ये भी आपके हिसाब से बहुत सोचने वाली चीज़ है, इतना बहुत टिपिकल चीज़ नहीं है कि अगर हमारे पास पैसा बढ़ेगा तो हमारे पास डिमांड बढ़ जाएगी, हम ज़्यादा खर्चा करेंगे। डिमांड का मतलब होता है बेसिकली टू स्पेंड करना, पैसा एक्सपेंडिचर करना, ये डिमांड होता है। तो अगर पैसा बढ़ेगा आपके पास, आप डिमांड ज़्यादा करोगे, पैसा घटेगा, डिमांड कब करोगे। तो ऑब्वियसली जो ऊपर हम लोग डिमांड पढ़ रहे थे, यहाँ पे जब डिमांड पढ़ रहे थे तो ये डिमांड प्राइस के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे थे, क्योंकि एक क्वांटिटी की पढ़ रहे थे, एक यूनिट, एक कमोडिटी की पढ़ रहे थे। तो उसकी प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हो गई, उसकी घटी डिमांड बढ़ गई। बट अब यहाँ पे हम ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक कमोडिटी है ही नहीं, डिफरेंट कमोडिटीज कंबाइंड टुगेदर है। सो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ जब हम डिमांड पढ़ते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू इनकम पढ़ते हैं। क्लियर है बोथ ऑफ यू? हाँ सर। ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा डिमांड का ग्राफ भी बदल जाएगा। लास्ट ईयर जब आप डिमांड पढ़ रहे थे तो प्राइस के रिस्पेक्ट में चल रहे थे, तो इन्वर्स रिलेशनशिप होने के कारण डिमांड कर्व ऐसे बनता था। बट जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, मैक्रो में पढ़ेंगे, तो डिमांड कर्व ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि इनकम अगर बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। ऑब्वियसली ये डायरेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे हो जाएगा। तो कई बार ये बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि एग्रीगेट डिमांड में ये कर्व ऐसे क्यों आ गया, और जब पहले डिमांड पढ़ते थे तो ऐसे क्यों आता है। ठीक है ना। तो जो लोग 11th पढ़े हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए बेटर हो जाता है, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो नया ही पढ़ेंगे एक तरह से। सो दैट इज द वे। तो एग्रीगेट डिमांड इस तरह से बनता है। ठीक है ना। अभी हम एक ही चीज़ खाली डिस्कस की, क्योंकि हम मैक्रो पॉइंट को समझाना चाह रहे थे, तो हमने खाली एक डिमांड को भी एक्सप्लेन किया कि मैक्रो में क्या फ़र्क पड़ता है और माइक्रो में क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक। और इसी के साथ साथ हमने एग्रीगेट जो वर्ड यहाँ पे था, एक पॉइंट हमने डिस्कस करना था, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। एग्रीगेट का मतलब होता है सम ऑफ ऑल यूनिट्स, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल यूनिट्स। द थर्ड पॉइंट जो हमको डिस्कस करना है, बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ये चारों तरह के गुड्स एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। ये दो वेरियस डिस्टिंक्शंस हैं, दो बेसिस पर इसको डिस्टिंग्विश किया गया है, एंड दैट इज़ वाई ये कैटेगरी अलग निकल के आई, ये कैटेगरी अलग निकल के आई। सबसे पहले हम लोग फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेंगे, बेसिक नॉलेज की क्या होता है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ऐसे तो वर्ड आपको कुछ रिजेंबल कर ही रहा होगा कि फाइनल गुड क्या हो गया और इंटरमीडिएट गुड्स क्या हो गया। बहुत बेसिक चीज़ है, जिस गुड्स को हम डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं फॉर द कंजम्पशन पर्पस, उसको फिर से किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर से किसी और को दिया नहीं जा सकता। सच टाइप ऑफ गुड्स आर नोन टू बी फाइनल गुड्स। बट इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे होते हैं जो विद इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन यूज करके उसके फॉर्म को चेंज करके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सच टाइप ऑफ गुड्स आर नोन टू बी द इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर है ये चीज, पॉइंट आपको? ठीक है दोनों को। फाइनल गुड्स में देखो बहुत कंफ्यूजन होता है, क्या कंफ्यूजन होता है ये भी देख लेना। फाइनल गुड्स को हमने कहा जो डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए यूज होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप सपोज करो एक मशीन हम ले रहे हैं, मशीन परचेस्ड by a producer to be used in production process as fixed asset। पूरे लैंग्वेज को बहुत ध्यान से समझना कि क्या कहना चाह रहा है। एक मशीन परचेज की गई है, ठीक, बाय द प्रोड्यूसर टू बी यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस ऑब्वियसली एज अ फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स एसेट्स के लिए यूज कर रहा है। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम आपको इसके लिए भी एक और इसी के अंदर का एक पार्ट बताएं। जैसे अगर एक फार्मर है और फार्मर ने ट्रैक्टर यूज किया, तो फार्मर जब ट्रैक्टर खरीद रहा है अपने फील्ड्स के लिए खरीद रहा है, वो ट्रैक्टर को बेचने के लिए नहीं खरीद रहा है।
ये उसका मोटिव नहीं है कि इस ट्रैक्टर को वो बेचेगा, और नहीं ट्रैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कहीं अपना फॉर्म चेंज कर रहा है। ट्रैक्टर कोई फॉर्म नहीं चेंज कर रहा है यहाँ पे, ट्रैक्टर एज इट इज यूज्ड हो रहा है, और धीमे 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 विद द पैसेज ऑफ द टाइम वो पूरी तरह से यूटिलाइज्ड हो जाएगा और कंज्यूम्ड हो जाएगा। एट लास्ट ऑब्वियसली जब वो ऑब्सोलीट हो जाएगा या लैक ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाएगा तो उसको हम निकाल देंगे, रीसेल कर देंगे। बट इट इज नॉट द पर्पज ऑफ द फार्मर टू रीसेल दिस ट्रैक्टर व्हेन इट इज परचेज्ड, ठीक है ना। तो ये मोटिव, द वे, द एंड यूज इसका क्या है, ये जरूरी है किसी भी गुड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। बट यही मशीन को अगर हम कहें, जैसे अगर मशीन परचेज की गई किसी प्रोड्यूसर के थ्रू, जैसे किसी फैक्ट्री में, या जैसे बड़ी बड़ी मशीन्स बेची जाती हैं, फॉर एन एग्जांपल हम आपको ले, जैसे पेट्रोल पंप की मशीन ऑब्वियसली, जिससे आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल डिलीवर करते हो, ठीक है ना। तो कोई ना कोई उसको बेच रहा होगा ना, ठीक है, कोई प्रोड्यूसर तो उसको बेच ही रहा होगा ऑब्वियसली, और आप उसको खरीद रहे होगे एज अ पेट्रोल पंप ओनर, ठीक है ना। इसी तरह कई ऐसी मशीन्स होंगी जिसको हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन, मीन्स किसी चीज को बनाने के लिए, नट एंड बोल्ट्स, नट्स एंड बोल्ट्स ऑब्वियसली अ टाइप ऑफ फिक्स एसेट्स है, बट वो क्या होता है, वो मशीन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज होता है, और वो अपना फॉर्म बदल देता है उस मशीन के साथ जुड़ करके, ठीक है ना। सो उस केस में नट्स एंड बोल्ट्स जो हो गए, दे आर नॉट ट्रीटेड एज अ फिक्स एसेट्स और अ फाइनल गुड्स, बट दे आर द इंटरमीडिएट गुड्स। बात क्लियर है? हाँ समझ सर। में आ रही है? हाँ ठीक है सर। ना। तो कोई सर इंटरमीडिएट गुड्स क्या B2B होते हैं? यस ऑब्वियसली B2B होते हैं, बिजनेस टू बिजनेस होते हैं, नॉट B2C होते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर्स नहीं होते। बट फाइनल गुड्स जो होते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर्स भी होते हैं और बिजनेस टू बिजनेस भी होते हैं। दैट इज अ प्रॉब्लम। इंटरमीडिएट गुड्स तो बेसिकली B2B होंगे, लेकिन फाइनल गुड्स दोनों हो सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान देना कि फाइनल गुड्स में किस तरह का यूज हो रहा है। मिल्क फॉर एन एग्जांपल, मिल्क हाउस होल्ड भी कंज्यूम करता है, ठीक। हाउस होल्ड जब मिल्क को परचेस कर रहा है तो वो फाइनल गुड्स है, लेकिन अगर एक स्वीट सेलर इस मिल्क को परचेस कर रहा है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि वो स्वीट्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज कर रहा है। So you have to identify the end use of that product, कि the product which is purchased is used how it is utilized, the way it is utilized is distinguished, final good है कि intermediate good है आपका। ये बात क्लियर हो रही है? हाँ सर। ठीक। सो फाइनल गुड्स में दो तरह के गुड्स आते हैं, एक आता है फाइनल कंज्यूमर गुड, और एक आता है आपका फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। एक फाइनल कंज्यूमर गुड्स, एक फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स सेटिस्फैक्शन पर्पस के लिए यूज होता है, वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, टू सेटिस्फाई वांट्स। जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, हम ब्रेड खरीदते हैं खाने के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए ब्रेड खरीदते हैं, बटर खरीदते हैं, वेजिटेबल्स खरीदते हैं, ठीक। आप पिज्जा का ऑर्डर देते हो, तो ये सारी चीजें वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए होती हैं, ये फाइनल कंज्यूमर गुड्स बन जाती हैं, ठीक है ना। और ये जो प्रोड्यूसर गुड्स हैं, ये फॉर यूटिलाइजिंग एज अ फिक्स एसेट, फॉर द पर्पज ऑफ फिक्स एसेट, यूज्ड एज अ पर्पज ऑफ, या परचेज किया जाता है फॉर अ पर्पज ऑफ फिक्स एसेट्स। सॉरी, क्लियर है? हाँ सर। ठीक। फिक्स एसेट्स की तरह यूज किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, बट इट इज नॉट कन्वर्टिंग इट्स फॉर्म, वो अपना फॉर्म नहीं बदलता है इस केस में, ठीक है ना। ये फर्क हो जाता है। फिर दूसरी चीज होती है कि इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, दैट इज नोन टू बी द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इस तरह का जो फाइनल कंजम्पशन होता है, इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोला जाता है, ठीक। और ये जो यहाँ पे खर्चा होता है, इसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोला जाता है। आई थिंक इसका वर्ड का मीनिंग भी आप समझ जाओगे। हाँ सर। जब बिजनेस अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, हमें फैक्ट्रीज लगानी है, हमें प्लांट्स एंड मशीनरीज लगाना है, ये सारे हमारे फिक्स एसेट्स बन जाते हैं, और ये हमारा इन्वेस्टमेंट कहा जाता है बिजनेस में, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है। बेसिकली दीज आर टाइप्स ऑफ गुड्स विच आर नोन टू बी कैपिटल गुड्स। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। अभी वर्ड कैपिटल गुड्स भी आगे आएगा, दो तरह के और गुड्स बाकी, कंज्यूमर एंड कैपिटल। सो कैपिटल गुड्स ऐसे ही गुड्स होते हैं जो लॉन्ग पीरियड के लिए यूज होते हैं, यूज मनी इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ऑल्सो नोन टू बी द कैपिटल गुड्स मेनी अ टाइम, ठीक।
फाइनल कंज्यूमर गुड्स को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए किया जा रहा है। क्लियर है? फाइनल sir. प्रोड्यूसर गुड्स कंजम्पशन पर्पस के लिए नहीं है, इवन दो इट इज कंज्यूम्ड बाय द प्रोड्यूसर इटसेल्फ, बट इट इज नॉट फॉर द सेटिस्फैक्शन, वांट्स और सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं है, ये प्रॉफिट मोटिव के लिए यूटिलाइज हो रहा है। इट इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर है ये चीज है? हाँ सर। नाउ इंटरमीडिएट गुड्स, इसी में अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? अच्छा, इसमें एक और चीज, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को कवर करके बाहर निकल जाते हैं। एक बाउंड्री लाइन होती है, ये बाउंड्री लाइन प्रोडक्शन बाउंड्री कही जाती है। अगर इसके बाहर कोई गुड्स आ गया तो ये फाइनल गुड्स हो गया, और अगर इसके अंदर कोई गुड्स अभी भी रह रहा है तो ये इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है। अगर अभी भी वो अंदर है तो इंटरमीडिएट, मतलब अभी भी इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में अभी भी वो यूटिलाइज हो रहा है वो गुड्स, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। बट नॉट फिक्स एसेट्स, रिमेंबर फिक्स एसेट्स आर फाइनल गुड्स। क्लियर है? ये ध्यान रखना। तो हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स पढ़ रहे हैं अब। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या हुआ? ये वो गुड्स हो गए जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस अभी भी नहीं कर पाए। फाइनल गुड्स वो हो गए जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं, विच क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन, वो फाइनल गुड्स हो गए। इंटरमीडिएट गुड्स अभी भी फाइनल बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किए, पहला पॉइंट हो गया, येट नॉट क्रॉस द लाइन ऑफ बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है? फाइनल गुड्स ऐसा गुड्स होता है जिसमें कोई अदर फर्दर कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता। इंटरमीडिएट गुड्स ऐसा गुड होता है जिसमें अभी भी वैल्यू की एडिशन बाकी है। फॉर एन एग्जांपल हम बताएं, जैसे तो फैन का काम है, तो ऑब्वियस सी बात है इन्होंने जो शेप्स खरीदे होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स परचेज किए होंगे या मैन्युफैक्चर्ड किए होंगे, तो ऑब्वियसली आयरन एंड टीन एंड ऑल दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्पस। ठीक है ना? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोल्ट्स आर रिक्वायर्ड जिसमें वो शेप बनता होगा। अगर मशीन्स होंगी जो स्पेसिफिक शेप्स को प्रोवाइड करती होंगी सो दैट कि दे फिट इन दैट फैन, सो दैट कि पर्टिकुलर काम हो। ठीक है ना? तो ऐसा कहने का मतलब है कि जब उसको खरीदा गया, तो सपोज करो वो आइटम जब खरीदा गया होगा, तो वो जो रॉ मटेरियल आपका खरीदा गया होगा, लेट इट बी ऑफ ₹100, आपने लेबर वर्क दिया, मशीन लगाई उसके ऊपर, आपने इलेक्ट्रिसिटी खर्चा की, मीन्स आपने सपोज करो वो एक आइटम को प्रोड्यूस करने के लिए एक्स्ट्रा ₹70 और खर्चा किया, सो दैट कि वो कंप्लीट आइटम बना। अब आपके लिए जब आप उसको बेचोगे मार्केट में, तो विथ ₹20 का प्रॉफिट लगा के बेचोगे, तो टोटल जो आपका खर्च आउटपुट हुआ वो हो गया आपका ₹190 का। मीन्स परचेज किया था ₹100 में, लेकिन आउटपुट जो निकल के आया वो 190। मीन्स ऑब्वियसली ₹100 की चीज को आपने 190 का बनाया, तो कोई बेवकूफ नहीं है कि वो ₹100 की चीज को 190 का लेगा। ऑब्वियसली वो तभी लेगा क्योंकि जो ₹100 की चीज थी उसमें वो वैल्यू नहीं थी जो 190 में है। मीनिंग क्लियर हो रहा है? हाँ सर। और एक एग्जांपल ले लो, क्लॉथ इज बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस। अगर आप क्लॉथ को लेते हो, गारमेंट इंडस्ट्री से आप क्लॉथ लेते हो, तो सिर्फ क्लॉथ जो है उसकी वैल्यू अलग होगी, और जब गारमेंट्स लोगे, मीन्स आप जब ड्रेसेस लोगे, तो उसकी वैल्यू अलग होगी। जो कपड़े की वैल्यू है और जो आपने कपड़ा सिलवा करके पहना उसकी वैल्यू अलग है। तो जब कपड़ा खरीदा गारमेंट इंडस्ट्री ने, तो उसकी वैल्यू कुछ और थी। जब उसने गारमेंट्स बनाए, उसके ड्रेसेस बनाए, उस ड्रेसेस को जब मार्केट में बेचा तो उसकी वैल्यू अलग थी। तो जब ड्रेसेस को वो मार्केट में बेच रहा है, तो जिस वैल्यू पर उसने बेचा, दैट इज वॉज फाइनल गुड, दैट इज कंज्यूम्ड बाय द यूजर्स डायरेक्टली। अब उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी, लेकिन जब कपड़ा खरीदा था तो उसमें वैल्यू ऐड करनी थी, एंड दैट इज वाई वो कपड़ा जो है उसमें अभी भी वैल्यू एडिशन बाकी है, दैट इज इंटरमीडिएट गुड। क्लियर है? हाँ सर। सॉरी, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरमीडिएट, कि इंटरमीडिएट में वैल्यू एडिशन अभी भी बाकी है।
बट ये ठीक अगर है सर। फाइनल के लिए कहोगे तो फाइनल में अभी वैल्यू एडिशन कंप्लीट हो चुकी है, देयर इज नो फर्दर वैल्यू एडिशन लेफ्ट ओवर देयर, ठीक है। फाइनल गुड्स को हम रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदते, बट ये क्या करता है, इंटरमीडिएट गुड्स फॉर रीसेल पर्पस होता है, फॉर चेंज ऑफ फॉर्म होता है, ये फॉर्म बदलता है या रीसेल पर्पस के लिए। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप कहीं बाहर से मंगाते हो और यहाँ बेचते हो, तो बट ऑब्वियस जैसे बहुत से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर हो गया आपका या डिफरेंट आइटम्स हो गए, जो ऑब्वियसली अगर यहाँ मैन्युफैक्चर्ड नहीं हो रहे हैं, कहीं बाहर मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं, मोस्टली दिल्ली विल्ली होते हैं या बेंगलोर या तेलंगाना साइड में होते हैं, तो वहाँ से मंगाए जाते हैं। तो ऑब्वियसली जब आपने वहाँ से खरीदा तो कुछ सस्ते में खरीदा होगा, क्योंकि आपने बल्क में खरीदा होगा और मेनी अदर थिंग्स आर देयर, और उसके ऊपर जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आई होगी उसको आपने ऐड किया, प्लस प्रॉफिट का शेयर ऐड किया, फिर उसको बाजार में बेचा। तो जब आपने खरीदा वो इंटरमीडिएट था, बट जब आप बाजार में बेचोगे वो फाइनल था। तो बाजार में बेचा तो उसमें वैल्यू एडिशन हुई, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉफिट, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है ना। सॉरी। तो ये इंटरमीडिएट गुड्स थे आपके। तो कंज्यूमर गुड्स कैसे गुड्स होते हैं, जो ऑब्वियसली सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं, ठीक। कंज्यूमर गुड्स फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स होता है। बट कैपिटल गुड्स कैसे होता है, दीज आर, हमने बताया था जैसे फाइनल एसेट्स, जो फिक्स एसेट्स फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स थे वो कैपिटल गुड्स होते थे। आर गुड्स यूज्ड एज फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट्स के लिए ऑब्वियसली कहाँ यूज होगा, प्रॉफिट मोटिव। हाँ, बिजनेस में यूज होगा। हम घर में भी अगर एक वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो ऑब्वियसली वो घर के लिए फिक्स एसेट्स है, बट वो बेसिकली सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट के लिए हमारा, उसको आप फिक्स एसेट, घर के लिए कोई सामान आप फिक्स एसेट्स और इस तरह से नहीं कंसीडर करते हो कभी, दैट इज व्हाट डोमेस्टिक यूज हो जाता है। बट अगर यही चीज़ बिजनेस के लिए होगी तो उसको फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स में हम काउंट आउट करते हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, ठीक है ना। अब जैसे कंज्यूमर गुड्स होते हैं तो ये प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होते, ऑब्वियसली इधर जो आएगा वो प्रॉफिट मोटिव हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज। फिर Yes, कंज्यूमर sir. गुड्स में टाइप्स होते हैं कई, जैसे इसमें एक कुछ टाइप्स होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और लास्ट में सर्विसेज। ये 4 टाइप्स के आपके कंज्यूमर गुड्स होते हैं। तो ड्यूरेबल गुड्स में आप कैसे गुड्स रखते हो और सेमी ड्यूरेबल में आप कैसे गुड्स रखते हो, कोई एग्जांपल आप दे सकते हो। ड्यूरेबल मतलब जिसकी लाइफ हो, सर कोई इलेक्ट्रॉनिक, जैसे सर फोन। मोबाइल, हाँ मोबाइल हो गया आपका, वॉशिंग मशीन हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये ड्यूरेबल है। फर्नीचर क्या है, सर फर्नीचर एसेट है। हाँ नहीं, ड्यूरेबल है, सेमी ड्यूरेबल है, नॉन ड्यूरेबल है, व्हाट। ड्यूरेबल है। फर्नीचर को डिफरेंट टाइप्स पर कंसिडर किया जाता है। कुछ फर्नीचर सेमी ड्यूरेबल होते हैं, जैसे चेयर, हाँ स्टूल्स, प्लास्टिक स्टूल्स, चेयर कुछ समय के लिए होती, साल 1.5 साल, इसके बाद वो खराब हो जाते हैं। और सोफा सेट्स देख लो आप, ड्राइंग रूम सोफास देख लो, दैट इज अ ड्यूरेबल आइटम, दैट लास्ट फॉर मोर देन अ ईयर और 2, 5 साल तक चलते हैं, 7 साल तक चलते हैं, फिर उनको बदला जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ये ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल, अरे सेमी ड्यूरेबल दोनों में आते हैं। सेमी ड्यूरेबल में ऐसे आइटम्स बताओ जो हमेशा सेमी ड्यूरेबल होंगे। सेमी ड्यूरेबल में एसेट, अभी तुम्हारे हाथ साथ हैं। पेंसिल। नहीं, पेंसिल वाली बात नहीं कर रहे। क्लोथिंग्स बेसिकली शॉर्ट लिव्ड है, पेंसिल मान हाँ सकते हो, सर, हाँ, लाइक हाँ। दैट स्टेशनरी आइटम्स को आप मान सकते हो, बट क्लोथिंग इज अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है ना। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सर फ्लावर, केक। हाँ, फ्लावर्स हो गए, केक हो गए, मिल्क हो गया, इंक हो गया, दीज आर अ टाइप ऑफ, इवन पेट्रोल हो गया, पेरिशेबल गुड आइटम्स। हाँ, जस्ट लाइक पेरिशेबल आइटम्स, ठीक है ना। सर्विसेज,
आप जानते ही हो, जैसे डॉक्टर की हो गई, लॉयर की हो गई, टीचर की हो गई, दीज आर सर्विसेज, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स होते हैं आपके, ठीक। कैपिटल गुड्स की कुछ रिक्वायरमेंट और होती है। एक तो ये प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, गुड्स यूज एज अ फिक्स एसेट्स। दो वेरी इंपॉर्टेंट जो हमने फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स में बताया था, यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर सेवरल ईयर्स, नॉट फॉर अ 1 or 2 years, सेवरल ईयर्स यूज होना चाहिए। सेकेंडली, यूज वैल्यू का होना चाहिए, लो वैल्यू नहीं होने चाहिए। ये दो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं टू बी रिमेंबर्ड फॉर द कैपिटल गुड्स, टू आइडेंटिफाई कैपिटल गुड्स। खाली ऊपर के 2 पॉइंट्स से हम आइडेंटिफाई नहीं करते, लास्ट के 2 पॉइंट्स ज़्यादा जरूरी हैं कंसीडर होने। इसी के कारण प्लांट एंड मशीनरी is a capital good, while nuts and bolts are not capital goods. While Sir, nuts and because it is bolts, not expensive. हाँ, because they are not expensive. They are used for several years, but they are not expensive. Means these two items both are required to be categorized as a capital good. ये याद रखना, ठीक है ना। Capital goods required depreciation. It involves the use of depreciation in the value. और समझने के लिए एक और टाइप ऑफ गुड्स को हम लोग पढ़ते हैं। कुछ बता सकते हो व्हाट आर प्रोड्यूसर गुड्स? सर, जो प्रोडक्शन में काम आए। ऑल दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। सर, जैसे मिल्क। हाँ, कोई भी हो सकता है, ठीक। इसमें क्या आ गया, इसमें रॉ मटेरियल्स भी आ गए, इसमें फिक्स्ड एसेट्स भी आ गए, इसमें कैपिटल का स्टॉक भी आ गया। ये सारे प्रोड्यूसर गुड्स हैं, बट ये सारे के सारे क्या कैपिटल गुड्स हैं? नहीं सर। जो कैपिटल गुड्स हैं क्या सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स हैं? नहीं सर। यस। सर रुकिए, ध्यान दो। सर ये कैपिटल गुड्स कंज्यूमर गुड्स थोड़ी होते हैं। तो हम कहाँ कर रहे हैं? ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल हाँ। प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। दिस इज व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड रिमेंबर इट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है। All producer goods can't be capital goods because producer goods consist of raw material which is of small values, which is for not several years. That is why all producer goods are not capital goods. But all capital goods are producer goods, because capital goods are those goods which are used for profit motive. That means these are used in the business. Surely, हाँ। these are used as a fixed assets. That is a fixed assets. These are of high value, several years use करने के लिए, involves depreciation. All these are the part of the producer goods. That is resemble करता है capital good business को, घर को नहीं resemble करता है। तो बिजनेस में यूज होने वाले गुड्स को ही कैपिटल गुड्स कहा जा रहा है, लेकिन सारे के सारे बिजनेस में यूज होने वाले गुड्स कैपिटल नहीं होते हैं। बट जो कैपिटल हैं वो हमेशा ही प्रोड्यूसर गुड्स होंगे। सो देयर इज अ लाइन, ऑल कैपिटल गुड्स आर producer goods, but all producer goods are not capital goods. बेसिकली यहाँ जो इन्वेस्टमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, दो तरह के इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं। एक आपका इन्वेस्टमेंट जो होता है दैट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है, और एक आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है। आपको पता होगा देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. फॉर द बिजनेस पर्पस कैपिटल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर.
ऑब्वियसली अगर कैपिटल इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन कैपिटल क्या इंक्रीज करेगा? अगर कैपिटल इंक्रीज होगी तो आपका क्या इंक्रीज हो सकता है? व्हाट दिस लेड टू? दिस विल लेड टू इंक्रीज इन योर प्रोडक्शन कैपेसिटी. डू यू नो दिस? दिस विल लेड टू इंक्रीज योर प्रोडक्शन कैपेसिटी. प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया? इफ योर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर इंक्रीजेस, that means you will produce more, and more production, that means your output will be increased. Output increase कर जाएगा, and this increase in output is led to economic growth, increase in your economic growth. This is why it is very important. On the basis of this reason, capital is considered to be the important factor of production. Clear? This is why हमने कहा कि कैपिटल इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ये नहीं कह सकते कि बाकी जो 3 फैक्टर्स है दे आर लेस इंपॉर्टेंट. दे आर इंपॉर्टेंट इन देयर फील्ड ऑफ सिनेरियोज, बट इन दिस पॉइंट इन्वेस्टमेंट कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. एंड द इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ द बिजनेस, ध्यान देना वर्ड पे, इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ द बिजनेस इज नोन टू बी द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी. मीन्स इन्वेस्टमेंट को हम क्या रिफर कर रहे हैं? द इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक, दिस इंक्रीज इन कैपिटल. ठीक, आप लिख सकते हो इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक ऑफ प्रोड्यूसिंग सेक्टर और एनी बिजनेस. ठीक है ना, इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक ऑफ प्रोड्यूसिंग सेक्टर और एनी बिजनेस इंडस्ट्री इज द इन्वेस्टमेंट. दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमिक्स. जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, दैट मीन्स जितना ज़्यादा इंक्रीज इन कैपिटल होगा, उतनी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी इकोनॉमी में इंक्रीज करेगी. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कैपिटल डिक्रीज हो जाती है फॉर एनी ऑफ द रीजन, ठीक है, इन दिस कोविड सिचुएशन मेनी ऑफ द बिजनेसेस सीन सच टाइप ऑफ थिंग्स जिसमें कैपिटल डिक्रीज हो गई. वाई? ड्यू टू मेनी इमरजेंसीज बिजनेस से विड्रॉ करना पड़ा अ लार्ज अमाउंट ऑफ सम, एंड जिसके कारण डिक्रीज इन कैपिटल. जब कैपिटल डिक्रीज होगी तो बट ऑब्वियस सी चीज़ है, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी डिक्रीज होगी. डिक्रीज इन कैपिटल का मतलब क्या हुआ? यू हैव टू सेल योर इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स यू हैव टू सेल योर फिक्स एसेट्स और एनी टाइप ऑफ एसेट्स. ऐसी चीज़ों को आपको बेचना पड़ जाएगा, एंड दैट इज हाउ आप कैपिटल को डिक्रीज करोगे. दैट मीन्स जब आप फिक्स एसेट्स को अपने बिजनेस के बेचोगे, दैट मीन्स आपकी मशीनरी, आपके प्लांट्स, आपकी ऑफिस, जब आप इसको सेल कर दोगे तो वहाँ जितना प्रोडक्शन कैपेसिटी था वो लूज कर जाओगे, and this will lose your output and that is how economic growth will be dumbled. ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है आपकी. ठीक, नाउ सो इस इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक को हम एक और नाम से जानते हैं. एक तो इन्वेस्टमेंट हो गया, और इसी को इकोनॉमी में हम लोग कई बार आगे इस बुक में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वर्ड को, दैट इज नोन टू बी द कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन. So investment and capital formation are the two words basically जो interchangeably use होगा आपके, दोनों सिमिलर सेम चीज. ठीक है, इन्वेस्टमेंट बोले या कैपिटल फॉर्मेशन बोले, मोर और लेस दोनों को हम सेम चीज मानते हैं यहाँ पे. ठीक, अच्छा, इन्वेस्टमेंट में हमने कहा कि 2 तरह के इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है. एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. ये जो हमने इन्वेस्टमेंट की बात की कैपिटल का, ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की हमने डिस्कशन की. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बेसिकली हुआ क्या? सो नाउ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इन्वेंट्री को समझना पड़ेगा. इन्वेंट्री जो होती है आपके स्टॉक को कहा जाता है. ये 3 तरह की होती है. एक आपका स्टॉक ऑफ या इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स, एक आपका सेमी फिनिश्ड गुड, जिसको आप लोग वर्क इन प्रोग्रेस भी कहते हो कई बार, और एक लास्ट में ये आप जानते होंगे तीनों चीज ऐसे फिनिश गुड्स. ये 3 स्टॉक्स होते हैं इन्वेंट्री, और इसके जो चेंजेस हैं ये कंटिन्यूअसली
ये कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है, आपको पता ही है, ये कंटिन्यूसली चेंज करता है, कीप चेंजिंग ओवर टाइम। टाइम के साथ ये कंटिन्यूसली चेंज करता है। तो ये चेंज क्यों करता है, कोई आइडिया? इसके चेंज करने का बहुत बेसिक रीजन है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली प्रोडक्शन कर रहे हो, आप कंटिन्यूसली अपना बिजनेस कैरी ओवर कर रहे हो, सेल कंटिन्यूसली हो रही है। सेल होने के कारण ऑब्वियस सी बात है फिनिश गुड्स रोटेट कर रहे हैं, बार बार निकल जा रहे हैं आपके पास से, और जब फिनिश गुड्स निकलेंगे तो आप अपने पास वापस फिनिश गुड्स का स्टॉक करने के लिए रॉ मटेरियल परचेस करोगे। रॉ मटेरियल परचेस करोगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे। मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो हर दिन जो मैन्युफैक्चरिंग होगी, इट्स नॉट यूजुअल कि जो लेबर आपके यहाँ से आज के दिन जाएगा वापस, तो वो पूरा का पूरा गुड्स बना के ही जाएगा। देयर मे बी सर्टेन गुड्स ऐसा होगा जो सेमी फिनिश्ड होगा, जो नेक्स्ट डे जाके या नेक्स्ट कमिंग डेज में फिनिश्ड होंगे। तो कुछ गुड्स फिनिश्ड हो जाएंगे, कुछ सेमी फिनिश्ड होंगे, कुछ रॉ मटेरियल अभी भी पड़ा होगा, सो दैट कि आप कंटिन्यूअस प्रोडक्शन एक्टिविटी को कंटिन्यू कर सको। एंड दैट इज वाई हम लोग ये कहते हैं कि ये कीप चेंजिंग ओवर टाइम होता है। एंड दिस चेंजिंग, जब ये चेंजिंग इम्पैक्ट करती है इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कैसे इम्पैक्ट करेगी? जब आप मोर इन्वेस्ट करोगे बिजनेस में, तो जब आप मोर इन्वेस्ट करोगे, तो जब मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, मीन्स फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो अभी हम लोग ने ऊपर यहाँ पढ़ा, जब ये होगा तो बट ऑब्वियस ये चीज़ है कि आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी को आप इन्हेंस करोगे। प्रोडक्शन एक्टिविटी इन्हेंस करने का मतलब आप मोर एंड मोर ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम करोगे। जब ज़्यादा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होगा तो बट ऑब्वियस ये बात है कि आपके पास सेमी फिनिश गुड्स का स्टॉक भी ज़्यादा होगा, और ऑब्वियसली आपका फिनिश गुड्स का स्टॉक भी ज़्यादा होगा। तो जब ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स जब यहाँ से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चेंज होता है, मीन्स इस चेंजिंग में और लॉन्गर चेंज आता है, मोर चेंजेस आर विजिबल। जब ये चेंज ज़्यादा विजिबल होता है, मीन्स पहले जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास रॉ मटेरियल का स्टॉक, फॉर एन एग्जाम्पल जस्ट कंसिडर कि आपके पास ये 5,000 का स्टॉक था, सेमी फिनिश गुड्स का आपके पास 3,000 का स्टॉक था, फिनिश गुड्स का आपके पास 10,000 का स्टॉक था। ये यूजुअल था, इसी में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अप एंड डाउन रेगुलरली होता था। बट जब ये चेंज यहाँ पे 5,000 से, सपोज करो ये बढ़ करके 5,000 से आपका चेंज, अब ये यहाँ पे आपका 15,000 का आ गया, ये 3,000 से बढ़ के आपका चेंज 10,000 का आ गया, ये 10,000 से बढ़ के आपका चेंज 30,000 पे आ गया। दैट मीन्स देयर इज अ लॉन्गर चेंज। ये जंपिंग हुई, ये जंपिंग जो हुई ये हुई इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के कारण, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज देयर। क्लियर ये चीज? Yes, sir. इन्वेस्टमेंट में हम लोग दो टर्म्स यूजुअली पढ़ते हैं, एक आता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक आता है नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस का मतलब टोटलिंग करना, विदाउट डिडक्टिंग एनी टाइप ऑफ एक्सपेंस और लॉसेस और एनीथिंग एल्स, में सब चीज़ टोटल कर देना। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बेसिकली काउंट करता है आपके फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के टोटल को, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये ग्रॉस का मतलब होता है। नेट का मतलब ऑब्वियसली इसके ऊपर जो लॉसेस हो रहे हैं या जो एक्सपेंस है उनको हटा दे। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली एसेट्स बढ़ते हैं हमारे पास, और उन एसेट्स पर ड्यूरिंग द पीरियड ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। तो जब हम इस ग्रॉस में से वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन को हटा देते हैं, ये डेप्रिसिएशन किस तरह की इन्वेस्टमेंट में होगा, इस चीज़ को जरा बता सकते हो? आउट ऑफ फिक्स्ड और इन्वेंट्री? फिक्स्ड। ऑब्वियसली वेरी कॉमन थिंग, ये डेप्रिसिएशन जो होगा फिक्स पर होगा, ठीक। तो जब इसको हटा देंगे तो जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बचेगी दैट इज नोन टू बी द नेट इन्वेस्टमेंट। इज दिस क्लियर? Yes, sir. इन शॉर्ट थोड़ा सा डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे देख लो। डेप्रिसिएशन आज तक जो आपने पढ़ा टिल 11, वो डेप्रिसिएशन का मतलब था कॉस्ट ऑफ वियर एंड टीयर ऑफ द एसेट। नाउ
इन फर्दर क्लासेस फ्रॉम 12th ऑनवर्ड जब हम लोग डेप्रिसिएशन को समझते हैं तो डेप्रिसिएशन इज नॉट ओनली द लॉस, डेप्रिसिएशन इज अ टाइप ऑफ फंड, इट इज अ टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट फंड। ना इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। रिप्लेसमेंट फंड का मतलब क्या हुआ, आप जब कोई एसेट खरीदते हो तो इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग कि वो एसेट इन नियर फ्यूचर आफ्टर 2 ईयर्स 3 ईयर्स 5 ईयर्स 10 ईयर्स वट एवर भी आउटडेटेड हो जाएगा या यूज़ करते करते लॉस्ट हो जाएगी उसकी वैल्यू। सो हमें उसकी जगह एक नया एसेट लेना ही पड़ेगा, बहुत कंपल्सन है हमारे लिए। सो फ्रॉम द डे ऑफ द यूज़ ऑफ दिस एसेट, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द यूज़ ऑफ दिस एसेट, हम उसके लिए एक फंड को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि आफ्टर दिस मच ऑफ ईयर जब हम इसको ऑब्सोलीट होने के बाद निकालेंगे, सपोज करो हमने परचेज किया था फर्स्ट डे पर, जब एसेट परचेज हुआ था हमारा, तो एसेट हमारा 10 लाख का था और ये हमारा कंटिन्यू करेगा अप टू 5 ईयर्स तक, और आफ्टर 5 ईयर्स हमको एक नया एसेट इसकी जगह चाहिएगा। सो फॉर 5 ईयर्स तक कंटिन्यू हम इस एसेट के बेसिस पर एक सर्टेन फंड 5 साल तक एक्यूमुलेट करेंगे। ठीक है, 5 साल बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा तो ये ऑब्सोलीट हो जाएगा, तो कबाड़ी को ही सही बट ये बिकेगा, लोहे के दाम पर ही बिके बट बिकेगा, तो बिक के ये 10 लाख का हमें मान लो 80,000 रुपीज़ प्रोवाइड करके जाएगा। ठीक, सो दिस 80,000 प्लस जो 5 साल तक हमने एक्यूमुलेट किया फंड, that is what known to be the replacement fund, that is what known to be the value of depreciation that you are charging on that asset। ये फंड कलेक्ट होकर के अगेन हमारे पास मान लो 10 लाख रुपीज़ आ जाता है। सो अब हमारे पास 10,80,000 रुपीज़ आ गया और दिस फंड इज मोर देन सफिशिएंट टू परचेज अ न्यू एसेट। 80,000 एक्यूमुलेट होके आया, हो सकता है कि 2 लाख 4 लाख 3 लाख और लगाना पड़े आपको, बट इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग टोटल रुपीज़ अगर आपको 15 लाख खर्चा करना होता तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। बट आपके पास अगर 10,80,000 आ गया और 15 लाख खर्चा करना है तो आपको मोस्टली मैक्सिमम 4 लाख रुपीज़ लगाने, और तो दैट इज़ मोर कन्वीनियंट। सो इंस्टेड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस, बेसिकली हम डेप्रिसिएशन का एक फंड बना देते हैं और अपने पास एक्यूमुलेट कर देते हैं। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन इज नॉट ओनली द एक्सपेंस, ये एक रिप्लेसमेंट फंड की तरह ट्रीट होता है। ठीक है, दिस इज व्हाट अबाउट इन्वेस्टमेंट। अब जो